नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश समान ज्ञान की सीरीज में आज हमारा एक नया लेक्चर है और आज का टॉपिक है नर्मदा सोन घाटी। हमने पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाओं का अध्ययन किया था। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाओं को तीन भागों में बांटा था। पहला भाग था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा था सतपुड़ा मैकल क्षेत्र और तीसरा था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। हमने इन तीन क्षेत्रों में इसको बांट दिया था। मध्य उच्च प्रदेश में हमने मालवा का पठार का अध्ययन कर लिया है और दूसरा टॉपिक मालवा के पठार के बाद मध्य भारत का पठार और तीसरा टॉपिक है रीवा पन्ना का पठार। हमने तीन टॉपिक का स्टडी कर लिया था पिछले वीडियोस में। यदि आपने इन सारे लेक्चर को नहीं देखा तो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाइए तो आप इनको भी देख लीजिए। और आज है मध्य उच्च प्रदेश का चौथा टॉपिक और आज के टॉपिक का नाम है नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि नर्मदा सोन घाटी है कहां। तो सबसे पहले हम नर्मदा सोन घाटी का विस्तार जानते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी का जो विस्तार है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र से लेकर पश्चिमी तक फैला हुआ है। क्या बोला मैंने बोला मित्रों कि ये जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व मतलब थोड़ा सा इस उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है इसका ये वाला भाग, और ये यहां से लेकर के पश्चिमी दिशा में पूरा समानांतर चलता है। मध्य प्रदेश में मैं इसके हिस्से की बात करूं, लगभग 26% इसका क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में इसका योगदान 26% का है। इस घाटी में बहुत प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश की बहती हैं, नर्मदा, सोन। तो ये घाटी बहुत उपजाऊ है, तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, भ्रंश घाटी क्षेत्र, रिफ्ट वैली क्षेत्र कहा जाता है। रिफ्ट क्यों कहा जाता है दोस्तों? जब नदियां बहती हैं अपने पूरे बहाव के साथ तो जो मिट्टी है उनके सामने आती है। अब आप देखो, आप बहुत कॉमन सी बात को समझना कि मिट्टी है एक और आप वहां से पानी फेंकें, जब पानी तेजी से जाएगा एक समय होगा कि मिट्टी का क्षरण होना शुरू हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन शुरू होना हो जाएगा। अपरदन होते होते कईयों साल बीतते बीतते बीच में क्या हो जाएगा, गड्ढा सा हो जाएगा और अगल बगल का भाग उठ जाएगा। उठता नहीं है वो वहीं रहता है, लेकिन बीच का भाग जहां से नदियां बह रही हैं अपरदन के कारण वहां पे एक गड्ढा सा निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे घाटी का निर्माण हो जाता है। तो ये भारत के उन सबसे बड़े घाटियों में से एक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया कि नर्मदा सोन घाटी हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी को जब हम देखते हैं तो इस तरफ पूर्व की तरफ बघेलखंड का पठार है, ऊपर देखिए तो ऊपर आपको मालवा का पठार दिखेगा, ठीक है। विंध्यन माउंटेन रेंज भी जा रही है, क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। और भांडेर श्रेणी भी है, कैमूर श्रेणी भी इसके ऊपर है, उत्तर दिशा में है, और रीवा पन्ना का पठार है उसके ऊपर। बुंदेलखंड का भी क्षेत्र आता है और इसके नीचे जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों, ये सवाल पीएससी में पूछा जा चुका था प्रारंभिक परीक्षा में कि बताइए जो नर्मदा सोन घाटी है किसके बीच में स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इसके लोकेशन और स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की हमने। तो मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित है भ्रंश क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को तीन भौतिक संरचना में हमने बांटा था। पहला था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा हिस्सा था सतपुड़ा मैकल क्षेत्र, हमने पिछले लेक्चर में बांटा था। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका जो कनेक्शन है मेरे साथ जुड़ जाए।
तो दोस्तों ये मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित है। ये पूरा हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश में आता है, ये वाला पूरा। ये थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसे मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एरिया। तो ये मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित भ्रंश क्षेत्र है। पहली बात आपने जानी। लेक्चर में मैंने अभी डिस्कस किया है कि भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बताया कि नदी का बहाव होता है और जहां नदी बहती है अपरदन के कारण बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है, स्पेस बन जाता है, उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 86,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और इसका प्रतिशत है 26%, इसका अंश। अब स्थिति की बात करें हम, इसका जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशी विस्तार है 23 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर देखेंगे आप, इसका यहां से ये वाली पोजीशन से यहां तक 23 डिग्री 4 मिनट 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पे देखेंगे आप देशांतरी विस्तार, तो ये हो जाएगा 74 डिग्री से लेकर के 81 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों जो ये नर्मदा सोन घाटी है, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं उन क्षेत्रों में फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश के लगभग इन जिलों में इसका फैलाव है। पहला है मंडला, दूसरा है जबलपुर, मंडला जबलपुर, तीसरा है नरसिंहपुर, चौथा है धार, पांचवा है होशंगाबाद, छठवां है रायसेन। ये पूरा क्षेत्र, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, धार, ये पूरा रीजन। आपके पास मैप होना चाहिए। मैप में मैं नाम बोल रहा हूं, आप उससे नोट करते चले, एक मार्कर में उसे आप डिनोट करते चले, डेजिग्नेट करते चले। रायसेन के बाद है खंडवा, ये क्षेत्र खंडवा का है। देवास, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, हरदा, उमरिया, उमरिया ये क्षेत्र उमरिया का है, सीहोर और अलीराजपुर, ये क्षेत्र अलीराजपुर का है। 16 जिले में इसका विस्तार है। दोस्तों यहां पे मैं बात करूं चट्टानों की, तो यहां चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। तो पहली चट्टान जो है, इसको भी आप नोट करते चलिए, चट्टानें। तो पहली चट्टान है विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान। दूसरी चट्टान है धारवाड़, धारवाड़ चट्टान, मैंने पढ़ाया है शैल समूह में। और तीसरा है कडप्पा। ये 3 प्रकार की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नदियों की, कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं। अब पहली बात तो मैंने आपको बता दिया नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन तो बहेंगी ये नदियां। जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो हर चीज को आप लिंक करते रहिए, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और प्रारंभिक परीक्षा में भी कभी भी रटने की कोशिश ना करें, अपने दिमाग में खाका तैयार करें, मैप तैयार करें। जब आप मैप को तैयार करके पढ़ेंगे तो आपको इस बात का नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है। जब आप एक कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे नदियों की बात करें तो नदियां हैं नर्मदा, सोन, ताप्ती, ताप्ती नदी। और ताप्ती कहां से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से। कमेंट करके बताओ कि सोन कहां से निकलती है। ठीक है, हालांकि नदियों में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करना है भाई लोग।
अपन लोगों को टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है। अपन को टेंशन दे देना, हम सॉल्व करेंगे तुम्हारी टेंशन, ठीक है। चौथी है तवा नदी। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा। अब यहां पर दोस्तों नर्मदा सोन घाटी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? नर्मदा सोन घाटी की जो औसत ऊंचाई है, इसके एवरेज एलिवेशन कहते हैं इसको, ये है 300 मीटर की। एवरेज एलिवेशन है 300 मीटर। अब जैसे मैंने आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ तो पढ़ाया है कि मानसून कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो यहाँ जलवायु में जलवायु का तापमान कितना रहता है? 10 से 40 डिग्री। देखिए मैं आपको बता दूं, ये उन क्षेत्रों में है जहाँ ठंडा भी प्रदेश है, बहुत ठंडा इलाका भी है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु। मानसून प्रकार की जलवायु। मानसून प्रकार की जलवायु क्या होती है दोस्तों? जो हवाओं की दिशा पे निर्भर करती है, ठीक है। आपको पता है जब जून जुलाई का महीना आता है तो हवा जो है हमारे यहाँ जब हवा जो है हिंद महासागर से आती है, साउथ वेस्ट रीजन से मानसून एंटर करता है और फिर वो तमिलनाडु से वापस चली आती है। तो ये हवा का जो दबाव बनता है वो क्यों बनता है? अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। धरती, जमीन और जो जल है दोनों के गर्म होने की वजह से हवाओं की दिशा बनती है। जब सूर्य गर्म होता है तो धरती में निम्न दाब बन जाता है, यहाँ उच्च दाब बन जाता है जल में, तो हवा कहाँ से बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और जब हमारे सर्दी का सीजन आता है तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उच्च दाब बन जाता है आपके जमीनी क्षेत्र में और समुद्र क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है, तो हवा वापस से लौट आती है। तो मानसून इस प्रकार से चलता है। हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी भी आप देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है। आपका राजा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे जलवायु की बात कर चुके हैं। अब बात करते वर्षा की। वर्षा अच्छी होगी क्योंकि ये नदी का क्षेत्र है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो एक अच्छी वर्षा होती है और 70 से 140 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भाई लोग, अपने पास एक नोट रखने का और उसको लिखने का और उसे रोज दोहराने का, समझे कि नहीं? और कोई प्रॉब्लम हो तुमको तो मुझको बताने का कमेंट में, हाँ, ज्यादा परेशान नहीं करने का। तो मिट्टी की बात करो, कौन सा क्षेत्र है ये? मैंने पढ़ाया है आपको। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जब मैं जिले पढ़ा रहा था तो मैंने इस बारे में भी आपसे चर्चा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली व गहरी मिट्टी। अब दोस्तों यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है ये नर्मदा सोन घाटी के आसपास की क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो नर्मदा के पूर्व में बघेलखंड का पठार है, तो नर्मदा के घाटी के पूर्व कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। पूछा जा सकता है कि नर्मदा सोन घाटी के पूर्व की तरफ कौन सा? ऑप्शन दे दिया बघेलखंड का पठार। अब जैसे केबीसी में होता है ना, अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि आपके सामने ये सवाल है, बताइए दोस्तों कि नर्मदा सोन घाटी के पूर्व की तरफ कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? बघेलखंड का पठार, ठीक है। दक्षिण की तरफ कौन सा है? सतपुड़ा का पठार। किसका? सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर में क्या है? मालवा का पठार। सब बना हुआ है ना, कुछ भी रटने का नहीं। उत्तर में है मालवा का पठार और उत्तर पूर्व में है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार स्क्रैप लैंड। विंध्यन कगार वो क्षेत्र है जहां पे विंध्यन पर्वत की चोटी ऊंची हो जाती है, उसे कगार क्षेत्र कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि अपन लोग यहाँ पे उगाएंगे क्या क्या। भाई सब कुछ उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? गेहूं खाएंगे, ज्वार खाएंगे, कपास, गेहूं, ज्वार, कपास
कपास, चना, चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली। दोस्तों अब यहाँ बात कर लेते हैं खनिज की, कौन कौन सी यहाँ पे खनिज पाई जाती हैं। तो खनिज की बात करें तो चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कडप्पा विंध्यन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। पिछले लेक्चर में जाओ पढ़ो, है ना, कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, ऐसा बनो, ऐसी नींव तैयार करो भविष्य की, पढ़ना पड़ेगा। चूना पत्थर, फायर क्ले, संगमरमर, मैंगनीज। सोन घाटी में कोयला व चूना पत्थर। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा कि ये वाला जो भाग है ना, ये इस तरफ पश्चिमी वाला भाग ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, और ये जो पूर्व वाला भाग जहाँ पे सोन घाटी जिसे कहते हैं, जहाँ सोन की बात करें, नर्मदा तो इधर आके बहती है, तो ये वाला भाग सकरा है और ये चौड़ा है, याद रखना आप, है ना। तो मेंस में लिखना हो एक लाइन और लिख देना और बता देना कि जो पश्चिमी क्षेत्र है ये ज्यादा चौड़ा है और ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये थोड़ा सकरा है। अब ये बात बताओ, उद्योग कौन कौन से लगा सकते हो यहाँ पे। चूना मिल रहा है तो सीमेंट लगाओगे, ठीक है। कांच, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर भी मिलता है। रंग बनाने के कारखाने। दोस्तों इस क्षेत्र में कुछ जनजातियां बसी हुई हैं, मैं उन जनजातियों की लिस्ट भी आपको बता देता हूँ, है ना। तो कौन कौन सी जनजाति है, भील, कोरकू, गोंड और बेगा। ये जो चार आपको जनजाति हैं ये भी आप लिख के आ सकते हैं। मैं बता चुका हूं कि ये जो घाटी है अत्यंत सक्रिय है और लंबी घाटी है। पूर्व अच्छा एक बात आप याद रखना, मैं लेक्चर में शुरू में बताया था कि ये जो नर्मदा सोन घाटी है ना, ये मध्य प्रदेश को पूरा नाप लेती है। नाप कैसे लेती है, पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरा फैली हुई है एक तरफ से, तो ये पूरी नाप रही है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व से पश्चिम के हिस्सा है पूरा नाप रही है, इसलिए इसे कहते हैं ये पूर्व से पश्चिम भाग को छूती है। नर्मदा सोन घाटी। देखो दोस्तों अभी तक आपने नर्मदा सोन घाटी के बारे में बहुत सारी जानकारियां जान ली थी। अब हम नर्मदा सोन घाटी को अलग अलग करके पढ़ेंगे। नर्मदा सोन घाटी को दो भागों में बांट देते हैं, एक नर्मदा घाटी और दूसरी है सोन घाटी। तो पहले नर्मदा घाटी को पढ़ते हैं। तो नर्मदा घाटी, नर्मदा जब मैकाल पहाड़ से निकलती है, मैकल सूता उसका नाम है नर्मदा का, जिसे हम नर्मदा कहते हैं, निकल करके नीचे उतर करके जब ये आती है तो ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा का अगर हम ऊपरी बेसिन देखें, बेसिन वो क्षेत्र होता है जहां पे जल का, नदी का बहाव होता है, बेसिन हम उस क्षेत्र को कहते हैं। तो जो नर्मदा का ऊपरी बेसिन है वो है मंडला व डिंडोरी। तो नर्मदा का जो ऊपरी बेसिन है वो मंडला जिला है और डिंडोरी जिला है। नर्मदा घाटी की हम कुछ विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं जो आपके लॉन्ग आंसर में काम आएगा, और मध्य प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में भी छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो नर्मदा घाटी है ये कौन से प्रकार के चट्टानों से बनती है। तो दक्कन ट्रैप चट्टानों की यहाँ पे मौजूदगी है। जो हंडिया क्षेत्र है, हंडिया हरदा जिले में है, हंडिया हरदा जिले में स्थित है। तो हंडिया एक क्षेत्र है, वहां पे क्वार्टजाइट नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। हंडिया कहाँ पे है, हरदा जिले में, ठीक है। इसके मार्ग में और भी शैल समूह है, दक्कन ट्रैप के अलावा विंध्यन शैल समूह पाए जाते हैं। जो विंध्यन शैल समूह को जब ये काट करके निकलती है तो ये कंदरा बनाती है,
इसका एक उदाहरण है मानधाता कंदरा, जो कि ओमकारेश्वर में है। दोस्तों ये गॉर्ज का भी निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है, जैसे आपने रिफ्ट घाटी देखी ना, रिफ्ट घाटी सक्रिय होती है, और जो गॉर्ज होते हैं घाटी जैसी है, लेकिन ये वी घाटी शेप की होती है, बड़ी होती है। इसका जो फैलाव है ये बड़ा होता है। तो एक गॉर्ज का भी निर्माण करती है अरावली पर्वत को काटते हुए, और उस गॉर्ज का नाम है मुकरता गॉर्ज। मुकरता गॉर्ज अरावली को काट करके 120 किलोमीटर लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है। आप जब गूगल में आप गॉर्ज को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो साइड है बहुत तीखी होती है और बहुत चौड़ी भी होती है। ये मुकरता गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों अब हम दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं। नर्मदा घाटी के बारे में हमने अध्ययन किया, अब हम अध्ययन करते हैं सोन घाटी। जब हम नर्मदा घाटी को देखते हैं तो नर्मदा घाटी थोड़ी चौड़ी है और सोन घाटी सक्रिय है। नर्मदा घाटी थोड़ी सी चौड़ी है और सोन घाटी थोड़ी सक्रिय है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि जो इसका फैलाव है उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम क्षेत्र तक, जो उत्तर पूर्व में ये थोड़ा सा सकरा हुआ है और पश्चिम क्षेत्र में इसका फैलाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में ये सकरी घाटी का निर्माण करती है और इसके उत्तर पूर्व में ही कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व में कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। जो सोन घाटी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि ये विंध्य के पठार और बघेलखंड के पठार के मध्य स्थित है। मैं आपको दिखा देता हूं, और मैप में भी हमने अध्ययन किया था। तो ये विंध्य के पठार, जैसे सोन घाटी है ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पर है विंध्य का पठार और इस तरफ है बघेलखंड का पठार। तो पहली विशेषता ये है कि विंध्य के पठार और बघेलखंड के पठार के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। दूसरा है जबलपुर में ये नर्मदा घाटी से मिलती है। यहाँ जबलपुर में नर्मदा घाटी है तो वहां पर इसका मिलन होता है। यहाँ पे कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पे धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और एक और है गोंडवाना। तो गोंडवाना कल्प की चट्टान और धारवाड़ शैल, ये दोनों प्रकार की चट्टानें और शैल यहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए एक विशेष प्रकार का शैल है, उसका नाम है रोहतास शैल, जो काफी विकसित अवस्था में है। तो रोहतास नाम का जो चट्टान है, शैल है, वो सोन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था नर्मदा सोन घाटी के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। हमने इसका पूरा अध्ययन कर लिया है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो भाई लोग और बहन लोग, आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप 3 लोगों को आप शेयर करें और उन 3 लोगों को बोलिए कि वो 3 लोगों को शेयर करें। ऐसे हम एक बड़ा जो चैनल बनाएंगे, ये आपका परिवार होगा। तो आप परिवार के सदस्य हैं और सदस्य को काम है कि परिवार को बड़ा करना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, आप नए हैं इस चैनल में, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ गलतियां हुई हो और कुछ आपके तरफ से सुझाव हो तो आप हम तक सुझाव भेज सकते हैं, और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।